जी हाँ, नमस्कार। पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पूर्व की कक्षाओं में हमने अपक्षय तथा अपक्षय के जैविक, भौतिक एवं रासायनिक प्रकार को के अब अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप स्वस्थ एवं दीर्घायु रहें। पीएसपी परिवार सदैव आपके साथ है। तो आज अपना टॉपिक है अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने जो कल देखे थे उसमें अपक्षय और अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक थे, तो आज वापस उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक आज का टॉपिक है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्षय क्रिया सभी जगहों पर समान नहीं होती। इसमें स्थान, समय, स्थिति के अनुसार अपनी भिन्नता होती है। पूर्व में हमने बताया था कि अपक्षय को जलवायु, स्थल का स्वभाव, चट्टान, वनस्पति आदि उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला ही है अपक्षय पर जैविक कारकों का प्रभाव। अपक्षय पर जैविक कारकों का प्रभाव। इसमें जैविक कारक जैसे जीव जंतु भी सहायक होते हैं। शैलों के अंदर बिल बनाकर रहने वाले जीव जैसे केचुआ, लोमड़ी, गीदड़, बिच्छू, चींटियां, दीमक और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदि जो चट्टानों को तोड़ फोड़ते हैं, जिससे भी चट्टानें काफ़ी ढीली हो जाती हैं और भूमि पर अपरदन का कार्य काफ़ी सरल हो जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधों की जो जड़ें भी होती हैं, उन जड़ों के द्वारा भी चट्टानें उन जड़ें चट्टानों को तोड़ देती हैं और चट्टानें काफ़ी लूज हो जाती हैं और धरातल पर उनका अपक्षय होता है। अतः मनुष्य अपने निर्माण स्थान के बनाने में भी कभी कभार नींव जो खोदता है, जिससे भी वह अपक्षय का कारण होता है। दूसरा है जलवायु का प्रभाव। जलवायु का प्रभाव। जलवायु कैसे? इस धरातल पर प्रत्येक भाग में अपक्षय समान रूप से नहीं होता है। इसमें असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। जलवायु सभी जगह भी समान नहीं है। जहाँ भिन्न भिन्न जलवायु है, तो कहाँ सूर्यताप अधिक है, कहाँ कम है, कहाँ बर्फ अधिक है, कहाँ ठंडी अधिक है, कहाँ वर्षा अधिक है। इसके कारण से अपक्षय क्रिया भी पृथक पृथक होती है। ठंडी जलवायु वाले भागों में भौतिक अपक्षय प्रधान रूप से हुआ करता है तथा कुछ रासायनिक अपक्षय भी होता है। किंतु कठिनाई किंतु हिमाच्छादित प्रदेशों में अपक्षय की रासायनिक एवं जैविक क्रियाएं पूर्णतः शिथिल हो जाती हैं। हिम हटने पर ये दोनों क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं और पूर्व में स्थित केवल भौतिक अपक्षय ही संभव है। किंतु वास्तव में हिम द्वारा एक प्रकार से भूमि की रक्षा भी होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अपक्षय सभी प्रकार से पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं होते और शुष्क शीतोष्ण कटिबंध जलवायु में रासायनिक अपक्षय क्रिया काफी शिथिल हो जाती है। भौतिक अपक्षय विस्तृत रूप से अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। इन सभी में वैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शीतोष्ण कटिबंध उच्च भाग में भौतिक अपक्षय काफी प्रभावशाली होता है, तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले स्थानों में रासायनिक अपक्षय सर्वोपरि होता है। कभी कभार क्या होता है, नमी के कारण भी शैलों में घुलनशीलता काफी बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में चट्टानों में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के तत्व काफी सक्रिय हो जाते हैं। उष्ण एवं शुष्क जलवायु के प्रदेशों में उपरोक्त स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए भौतिक अपक्षय ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
जलवायु के स्थानीय प्रभाव भी दृष्टिकोण होते हैं। यदि एक पर्वतीय श्रेणी के फैलाव की दिशा पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित होते हैं, तभी सभी श्रेणियों के अधिक प्रभाव देखने मिलता है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ धरातलीय विषमताएं पाई जाती हैं, इस प्रकार में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों का उदाहरण आपको अक्सर अपक्षय के उदाहरण देखने को आपको दृष्टिगोचर हो जाते हैं। हिमालय के उत्तरी ढाल में जलवायु परिवर्तन का उतना प्रभाव नहीं होता है जितना कि हिमालय के दक्षिण भाग में देखने को मिलता है। उत्तरी ढाल में हिम हिमपात, वर्षा और हिम का अधिकांश समय ढकी होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपक्षय सक्रिय नहीं होता है, क्योंकि सदैव उस भाग पर बर्फ जमी रहती है, जिससे अपक्षय क्रिया बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त जब दक्षिण हिमालय का जो दक्षिण भाग है, वहाँ पर बसंत ऋतु आरंभ होते ही जहाँ हिम पिघलने लगती है और वहाँ पर भूमि का आवरण हट जाता है, तो वहाँ अपक्षय की भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं तीव्र गति से प्रारंभ हो जाती है। यह तो हुआ जलवायु का प्रभाव। अब तीसरा इसका जो है वह है अपक्षय स्थल पर ढाल के स्वभाव का प्रभाव। ढाल की स्वभाव का प्रभाव। प्रत्येक धरातल पर ढाल अलग अलग होता है। उस ढाल के स्वभाव के आधार पर भी अपक्षय क्रिया बहुत अधिक प्रभावित करती है। अपक्षय क्रिया पर ढाल की प्रकृति का प्रभाव भी पड़ता है। ढाल चाहे भौतिक अपक्षय हो उसको भी प्रभावित करता है, चाहे वो रासायनिक अपक्षय हो उसको भी प्रभावित करता है, क्योंकि ढाल के स्थानांतरण उसके सहायक होते हैं। गुरुत्व के प्रभाव से चट्टान सामग्री ऊपरी ढालों से निचले ढालों की ओर प्रभावित होती है, जिसके आधार पर चट्टान सदैव अपक्षय क्रिया के लिए खुली रहती है। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल खड़ा हो तो भौतिक अपक्षय के कारण भी चट्टानों में विघटन क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है और चट्टानें काफी ढीली पड़ जाती हैं, और जब चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तो उसका अपक्षय तीव्र गति से होता है। चट्टानों में शीघ्र टूटना व नीचे सरकना भी ढीली पड़ने का एक प्रमुख कारण है। यदि अपक्षय से प्राप्त सामग्री का शीघ्र ही स्थानांतरण हो जाता है तो अपक्षय की गति और अधिक प्रबल हो जाती है। आक्स ने अक्सर देखा कि जो तीव्र ढाल वाले भाग हैं उस कारकों में वहां पर सुलभता से अपक्षय आपको देखने को मिलता है। ढाल वाले भाग में अक्सर आपने देखा इसके विपरीत जहां पर ढाल मंद हो यानी कि कम ढाल हो, उस कम ढाल वाले भागों में आपको अपक्षय मंद गति से देखने को मिलेगा। इसके कई कारण हैं कि सामान्य ढाल पर अवक्षेपित सामग्री का स्थानांतरण नहीं हो पाता है तथा कम ढाल वाल होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमजोर नहीं होता। अक्सर ये देखा गया है कि ढाल वाले भागों में अपक्षय क्रिया ज़्यादा सक्रिय होती है। अब ये तो हो गया अपक्षय के जैविक कारक का प्रभाव, जलवायु का प्रभाव और ढाल के स्वभाव का कारण। यह हुए अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। चौथा उसका जो कारक है वह है अपक्षय पर चट्टान के अपक्षय पर चट्टान की संगठन तथा संरचना का प्रभाव। अपक्षय की क्रिया मुख्यतः चट्टान में वियोजन तथा विघटन उत्पन्न करती है, अतः कमजोर व असंगठित चट्टानों में यह क्रिया आसानी से घटित हो सकती है। जैसे रंध्रयुक्त चट्टान होती है जिसमें घुलनशील खनिज पदार्थों वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न होता है। चट्टानों की परत की स्थिति का प्रभाव भी अपक्षय क्रिया पर तीव्रता से पड़ता है। लंबवत व ऊर्ध्वाधर रूप वाली चट्टानों में तापीय भिन्नता, तुषारपात
जल तथा हवा का प्रभाव शीघ्र ही होने लगता है। जैसे ही चट्टान ढीली पड़ती है, लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर घसकना और खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत बहुत सी बार यह भी देखा गया है कि लंबवत स्तर पर चट्टान जब नीचे टूटती है और गुरुत्वाकर्षण नीचे प्रारंभ होता है, तो उसके विपरीत चट्टानों में जब क्षैतिज रूप से दिखती है, तो उसका संगठन अधिक होता है तथा इसका विघटन वियोजन आसानी से शीघ्र रूप से होता है। चट्टानों की संधियों का भौतिक अपक्षय पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। अधिक संधियों वाली चट्टानों में शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में तुषार के कारण विस्तार तथा संकुचन होता है, फलस्वरूप विघटन व शीघ्रता से प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार उष्ण भागों में तापीय अंतर के कारण इस प्रकार की संधि युक्त चट्टानों में फैलाव और संकुचन अधिक होता है और विघटन भी होता है। अक्सर आपने देखा कि रंध्रों वाली जो चट्टानें होती हैं और रंध्रों वाली चट्टानों में भौतिक और रासायनिक अपक्षय अधिक देखने को मिलता है। यह तो हुआ जो चट्टानों की संगठन और संरचना के आधार पर कि जिस चट्टानों की संगठन और जिस प्रकार की उसकी संरचना है, वो संरचना बहुत अधिक अपक्षय को प्रभावित करती है। यानी कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले में जैविक कारक भी हो सकते हैं, जलवायु भी हो सकता है, ढाल का स्वभाव भी होता है, परंतु उसकी संरचना व संगठन भी बहुत अधिक उसको प्रभावित करती है। पांचवा आपका कारक है अपक्षय पर वनस्पति का प्रभाव। अपक्षय पर वनस्पति का प्रभाव। अक्सर यह देखा गया है कि जिस धरातल पर जो वनस्पति उगी हुई है, उसके कारण से चट्टानों में विघटन व वियोजन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए वनस्पति भी इस चट्टानों के अपक्षय को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो हैं वो चट्टानों को काट देती हैं, जिससे चट्टानें ढीली पड़कर टूट फूट जाती हैं और अपने स्थान से वह अपरदन उनका हो जाता है। किसी स्थान विशेष में वनस्पति की उपस्थिति या अनुपस्थिति अपक्षय के स्वभाव को बहुत अधिक प्रभावित करती है। वनस्पति आंशिक रूप से अपक्षय का कारण भी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। इसका अवरोध तो अवश्य उत्पन्न करती है। वनस्पति में उसकी जड़ें जो चट्टानों को जकड़े रहती हैं, जिससे चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है, परंतु किसी कारण से सूर्यताप से कारण से उसका प्रभाव निचले वाले चट्टानों पर नहीं होता है, जिससे अपक्षय की क्रिया अधिक होती है। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पतियों की स्थितियाँ होती हैं, वहाँ पर अपक्षय एक सीमित मात्रा में होता है, परंतु इसके अभाव में पूर्णतः विपरीत स्थिति भी बहुत सी बार उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अपक्षय वनस्पति के कारण भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। वैसे देखा जाए तो इसके अन्य कारकों में हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपक्षय के प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण। तो यहाँ आपका है अपक्षय के कारक एवं वर्गीकरण। स्वरूप के आधार पर अपक्षय कारक और अपक्षय के कारक भाग लेने वाले कारकों के आधार पर वर्गीकरण।
इसमें स्वरूप के आधार पर आपका चट्टानों में वैसे तो विघटन वियोजन के अनेक रूप हैं, उस रूपों को आज वर्णन कर रहे हैं, 5 हमने कर दिए थे। अब इसमें भौतिक कारक आप चाहें तो इसको नोट कर लें। रासायनिक कारक, और तीसरा है जैविक कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत आपका जल, सूर्यताप, तुषार, वायु, पाला, दबाव और अन्य। रासायनिक में ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, सिलिका का पृथक्कीकरण। और जैविक में 3 ही हैं: मानव, वनस्पति और जीव जंतु। ये उसके मुख्य कारक हैं। इन सभी कारकों उसको प्रभावित करते हैं। अब हम भाग लेने वाले में वर्णन करेंगे इसका भौतिक अपक्षय, रासायनिक, जैविक और मंडलाकार। इसको भी उन्होंने 3 पार्ट बना दिए हैं। भौतिक, रासायनिक, जैविक और मंडलाकार। इसके अलग अलग उन्होंने पार्ट बनाते हैं। आज हम वापस इस भौतिक अपक्षय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला ही हमारा टॉपिक जो है वह है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में हमने भौतिक अपक्षय को भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं, जो सूर्यताप, तुषार एवं वायु द्वारा चट्टानों में भौतिक क्रियाओं से चट्टान में विघटन होता है और उससे चट्टानों को जो मूल चट्टान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी आकृति व आकार में परिवर्तन होता है, जिसको भौतिक अपक्षय कहा जाता है। जिसमें कोष होता है, चट्टानें ताप के कारण बड़ी बड़ी विघटन भी हो जाती हैं। जिस चट्टानों में बालुआ पत्थर जो होता है उसमें भी ऐसा होता है। रेवेदार चट्टानों में चट्टानें सिकुड़ने को मिलती है, बहुत सी बार चट्टानें सिकुड़ भी जाती हैं। और दूसरा है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है, जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का स्थान निचली वाली वायुमंडल की बहुत ही परतों में ऑक्सीकरण के कारण जब ये क्रियाशील नहीं होते हैं तो आर्द्रता मिलने से यह रासायनिक क्रिया करते हैं। चट्टानों के निचले भाग में रासायनिक क्रिया करने के कारण इन चट्टानों में काफ़ी टूट फूट होती है और चट्टानें का उस प्रकार की क्रिया को रासायनिकरण क्रिया या रासायनिक अपक्षय कहते हैं।
स्वच्छ वर्षा का जल भूगर्भिक शैलों में अधिक घोलने में समर्थ नहीं होता है, किंतु जब उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है तो घोलने का कार्य बढ़ जाता है। रासायनिक तत्वों में अपक्षय क्रिया इस प्रकार से होती है। अब तीसरा है इसका, वह है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में आपके जीव जंतुओं के द्वारा, यानी कि भूपटल पर ऊपरी भाग में मिट्टी में बिल बनाकर रहने वाले कीड़े मकोड़े, बिलकारी प्राणी और उनके द्वारा चट्टानों में जो अपक्षय क्रिया होती है उनको जैविक अपक्षय कहते हैं, जिसके अंदर पेड़ जैसे कि खनन का कार्य करने से भी बहुत सी बार ये होता है कि चट्टानें काफ़ी ढीली हो जाती हैं, जैसे दीमक, लोमड़ी, गीदड़, बिच्छू, चींटी आदि ऐसे अनेक जो धरातल के अंदर रहने वाले जीव जो हैं, उन जीवों के कारण, बिलधारी जीवों के कारण भी चट्टानें काफ़ी बार ढीली पड़ जाती है और कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर पड़ने के कारण उसका विघटन व वियोजन हो जाता है, जिससे भी आसानी से उनका हो जाता है। अब बात आती है अपक्षय, तो आज का तो अपक्षय का भूआकृति का महत्व वैसे देखा जाए तो इसका बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल अपक्षय और अपर्दन में अंतर के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल वापस नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।